डेक्स्ट्रीन्स आज हमने स्टार्ट करना था। तो डेक्स्ट्रीन्स जो हैं पीछे हमने बात की थी स्टार्च तक, तो स्टार्च के बाद अब हमने डेक्स्ट्रीन्स की बात करनी। डेक्स्ट्रीन्स जो हैं ये स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से हमें ऑब्टेन होते हैं, और हाइड्रोलिसिस चाहे इंजाइम से हम करें या एसिड्स को इस्तेमाल करके हाइड्रोलिसिस करें, यानी इंजाइम में माइलेजेस आप इस्तेमाल करें स्टार्च के ब्रेकडाउन के लिए, या एसिड्स को इस्तेमाल करें और उसमें वाटर का एडिशन करके आप स्टार्च की ब्रेकडाउन करें, दोनों सूरतों में जो उससे हमें उसकी ब्रेकडाउन से प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी वो डेक्स्ट्रिन होंगे। और डेक्स्ट्रिन जो हैं इसमें मुख्तलिफ मालिक्यूल्स होते हैं मुख्तलिफ साइज और स्ट्रक्चर्स के, यानी होंगी तो वो स्ट्रेट चेन्स, जैसे हमें पता है कि स्टार्च में स्ट्रेट चेन्स होती हैं, तो होंगी तो वो स्ट्रेट चेन्स ही। ये देखिए जैसे आप, ये इसकी हमने बात की थी, इस तरह से चेन होगी, ठीक है। एक ये चेन है, साथ उसके ये ब्रांच है। लेकिन जो डेक्स्ट्रिन्स होंगे ना वो ब्रांचेस वाले नहीं होंगे, वो सिंपली जैसे ये ब्रेक डाउन हुई तो एक ये चेन हो गई, दूसरी ये चेन हो गई, ठीक है। तो इस तरह से होंगी ये चेन्स डेक्स्ट्रिन्स। लेकिन इसमें इनका जो साइज होगा, जो इनका मोलेक्युलर वेट होगा वो डिफरेंट होगा। जाहिर है जब साइज डिफरेंट होगा तो इनका मोलेक्युलर वेट भी डिफरेंट होगा। इसमें 18 कुछ ऐसे कार्बन स्केलेटन होंगे कि उनमें 18 कार्बन, कुछ ऐसे। जी, जी बोलिए। चलें कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो डेक्स्ट्रीन जो है ये स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से हमें ऑब्टेन होंगे, और इनका साइज और इनका मोलेक्युलर वेट जो है वो डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं है कि स्टार्च की जब हाइड्रोलिसिस हुई तो उसके बाद उसके ब्रेकडाउन से जो प्रोडक्ट डेक्स्ट्रिन्स बने हैं वो डेक्स्ट्रिन्स सब एक ही साइज के हों, सब एक ही मोलेक्युलर वेट के हों, ऐसा नहीं होगा। जी सदफ रशीद। ठीक। तो डेक्स्ट्रिन्स जो हैं ये मुख्तलिफ साइज के होंगे। जैसे किसी में कार्बन के 18 उसमें होंगे एटम्स, किसी में कार्बन के 8 एटम्स होंगे, तो डिफरेंट जो साइज है इन हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट का वो डिफरेंट साइज होगा, ठीक है। और ये डेक्स्ट्रिन्स जो हैं ये जितने भी प्लांट्स हैं स्टार्च जिनमें प्रोड्यूस होती है उन सब प्लांट्स के लीव्स में डेक्स्ट्रिन्स मौजूद होते हैं। इनका टेस्ट स्वीट होता है, और इनके अंदर ये जो चेन्स होती हैं, यानी कि स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से जो डेक्स्ट्रिन्स हमें ऑब्टेन होते हैं उनमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, और उसके अलावा अल्फा 1,6 लिंकेज भी होती है। क्योंकि हमें पता है कि जो ब्रांचेस होते हैं वो अल्फा 1,6 से अटैच होती हैं, तो ब्रांचेस में वाली जो चेन्स होंगी वो अल्फा 1,6 होगी उनमें लिंकेज, और जो दूसरी है स्ट्रेट चेन्स उनके अंदर अल्फा 1,4 लिंकेज होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो जो उसकी पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल है वो है ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन भी स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स है, और इसको हम एक और नाम भी देते हैं एनिमल स्टार्च, यानी ये स्टोरेज पर्पसेस को फुलफिल कर रहा होता है एनिमल्स में, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं ये एनिमल स्टार्च है। और ये मेनली कहाँ पे स्टोर होती है, ये मसल्स में और लीवर में ग्लाइकोजिन स्टोर स्टोर हो रही होती है, ठीक है। जितना भी हम ग्लूकोज इंटेक करते हैं रिस्पिरेशन के बाद, जो बच जाने वाला ग्लूकोज है, जो जितना हमने एक्सेसिव अमाउंट में उसको लिया है वो सारा स्टोर हो जाएगा, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा वो सारा। और कहाँ पे स्टोर होगा, लिवर में और मसल्स में स्टोर होता है। और ये इसकी जो ये भी जाहिर है ग्लूकोज मोनोमर्स पे ही मुश्तमिल होता है, ग्लाइकोजिन भी। लेकिन ये किस तरह से होगा, जैसे स्टार्च ग्लूकोज पे मुश्तमिल थी, लेकिन उसमें एक तो थे ब्रांच चेन्स, और दूसरा उसमें एक ब्रांच चेन्स थी, और दूसरा उसके अंदर स्ट्रेट चेन्स थी। और जो स्ट्रेट चेन्स थी उनको हमने क्या कहा था? हाँ जी, इमाइलोस। और जो दूसरी थी ब्रांच चेन्स उनको हमने क्या कहा था? तो ये जो ग्लाइकोजन है इसमें जो ग्लूकोज मोनोमर्स हैं ये माइलोपेक्टिन की सूरत में होते हैं, यानी यहाँ पे स्ट्रेट चेन के साथ ब्रांचेस भी अटैच होती हैं।
ठीक है। और इसमें भी ब्रांचेस वो 1,6 लिंकेज से ही अटैच होंगी, और जो स्ट्रेट चेन होगी उसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, ठीक है। और ये इजीली ब्रेकेबल होती हैं जो ग्लाइकोजिन के मॉलिक्यूल हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये कि ये मैंने यही बात आपको पहले भी बताई कि ग्रेन्यूल्स की सूरत में मौजूद होते हैं, ठीक है। मसल्स और लीवर में स्टोर होते हैं मोस्टली। और ये ग्लाइकोजन जिसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, ये इसका हाई मोलेकुलर वेट होता है, और इसमें 1,4 और 1,6 लिंकेज मौजूद होते हैं। 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज स्ट्रेट चेन में और 1,6 ब्रांचेस की सूरत में। और इसमें जो ब्रांचेस हैं ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू स्टार्च। स्टार्च में भी माइलोपेक्टिन में ब्रांचेस तो थी, लेकिन वो ब्रांचेस ज़्यादा वक्फे वक्फे से आती हैं, ज़्यादा लंबे वक्फे से आती हैं, यानी ज़्यादा सारे ग्लूकोज मालिक्यूल्स के मोनोमर्स अटैच हों, उसके बाद काफ़ी आगे जाके एक चेन आएगी। लेकिन जब हम इसकी ग्लाइकोजन की बात करें तो इसमें ज़्यादा फ्रिक्वेंटली प्रेजेंट होती हैं ब्रांचेस, यानी हर 12 से 14 मालिक्यूल्स ग्लूकोज के मालिक्यूल्स के बाद एक चेन होगी, उसके कार्बन नंबर 6 पे अटैच होगी, ठीक है। तो ग्लाइकोजन में जो ब्रांचेस, जी, ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन में ब्रांचेस होती हैं, ग्लाइकोजन में, और रेगुलर नहीं होंगी। वो स्लिप ऑफ टंग, गलती से मैंने ग्लूकोज कह दिया है। मैंने ये कहना था कि स्टार्च और ग्लाइकोजन का हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो स्टार्च में भी ब्रांचेस होती हैं, और स्टार्च जिसमें ब्रांचेस थी उसे हमने कहा था इमाइलोपेक्टिन। तो ग्लाइकोजन भी बिल्कुल इमाइलोपेक्टिन जैसी ही होती है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि इसके अंदर ग्लाइकोजन जो है, इसमें जो ब्रांचिंग है वो स्टार्च की निस्बत इसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है। मतलब 12, हर 12 से 14 मोनोमर्स के बाद एक ब्रांच आ जाती है, ठीक है। जबकि उस इतनी फ्रीक्वेंट नहीं थी ब्रांचिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट जो पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल हमने देखनी है वो है सेलुलोज। सेलुलोज ये वो पॉलीसेक्राइड मोस्ट अबंडेंट है, जी। जी बोलिए। और भी डिफरेंसेस हैं, और भी डिफरेंसेस हैं कि इजीली ब्रेकेबल होती है। सदफ रशीद, एक मिनट। सदफ रशीद मैंने आपको होस्ट बना दिया है, आप लोग अपने पास स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बहुत क्लियर आपको स्क्रीन शो हो तो रही है। लेकिन आप ये याद रखिए कि जो भी मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ, पेपर आपने अच्छे से पेपर की तैयारी उसमें से करनी है। ऐसा नहीं होगा कि आपने बस रट्टू तोते की तरह आपने इन स्लाइड्स को रट्टा लगा लेना और आपके पेपर की तैयारी हो जानी है। जो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे आप वो हर चीज़ आपके सिलेबस का हिस्सा होगी, ठीक है। अच्छा, सेलुलोज की हम बात कर रहे थे, तो अब ये देखिए कितना क्लियर आपको नज़र आ रहा है। आप बेशक इनके स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए, नोट्स बनाने में यकीनन ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अच्छा, तो सेलुलोज जो है ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है, और ये प्लांट सेल वाल का मेजर कंपोनेंट है। चूंकि प्लांट सेल वाल में ये मौजूद होता है, सेल वाल बनाता है सेलुलोज, तो बहुत सारे ग्रेन्स में ये मौजूद होता है, फ्रूट्स में मौजूद होता है, वेजिटेबल्स में मौजूद होता है। लेकिन हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, एनिमल्स इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एनिमल्स के पास सेलुलोज एंजाइम नहीं है इसको डाइजेस्ट करने के लिए। अब चूंकि एनिमल्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन फूड में इंटेक तो कर रहे हैं इसकी, आप इसको ले तो रहे हैं सेलुलोज को, तो इसका फिर फ़ायदा ये होता है, आपको पता होगा कि जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें फूड ने ट्रैवल करना है इस डाइजेस्टिव ट्रैक की कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से। तो ये उसको वो रफेज प्रोवाइड कर रहा होता है, ये डाइटरी फाइबर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, और उसको आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें, एक मिनट में बंद करूँ।
हाँ जी, कुछ शोर कम हुआ मेरा ख्याल है। अभी भी आ तो रहा है, लेकिन कुछ बेहतर है पहले से। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे सेलुलोज की। तो सेलुलोज जो है, अब ये जो डाइटरी फाइबर के तौर पे एक्ट कर रहा है, और जो इंटेस्टाइन है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस काज कर रहा है, तो इस वजह से फिर फूड जो है वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, हालांकि इसको डाइजेस्ट नहीं किया जा रहा, और जी, मैं वही तो आपको बता रही हूँ कि जब ये डाइजेस्ट नहीं भी हो रहा, आप ग्रेन्स ले रहे हैं, ग्रेन्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आप वो तो इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी बॉडी उसका तो इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जो ग्रेन्स के ऊपर सेल वाल है उसके अंदर जो सेलुलोज है वो आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन डाइटरी फाइबर जो है, ये जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस काज करते हैं। और आपको पता है कि जो फूड है वो जो डाइजेस्टिव ट्रैक में मूव करती है वो कॉन्ट्रैक्शन से ही मूव करती है। जब ये इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो फिर उसमें फूड मूव करती है, और ये उसमें कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करता है। हाँ जी, क्लियर हुआ? हाँ जी, अब आप ये देखिए कि अनब्रांच चेन्स होती हैं सेलुलोज की, और इसमें बीटा 1,4 लिंकेज होती है। अच्छा, अब बाकी जो हमने पीछे अनब्रांच चेन्स पढ़ी है उसमें अल्फा 1,4 लिंकेज थी, और ब्रांचिंग जहाँ पे हो रही थी वहां पे 1,6 लिंकेज थी। लेकिन यहाँ पे अल्फा 1,4 नहीं है, है तो 1,4 लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, लेकिन बीटा 1,4 लिंकेज है। ठीक है, अब बीटा 1,4 किस तरह से, ये देखिए, ये ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज है। ठीक है, पोजीशन चेंज है, तो हमने कहा था ना अल्फा राइट बॉटम, वैसे तो बॉटम पे होता है ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 1 की अल्फा की सूरत में। अब ये बीटा है तो ये टॉप पे है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अब जब टॉप पे है तो वो इस तरह से इनके अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जो ये बॉन्ड बनाएंगे वो इस सूरत में होंगे, तो इनकी बीटा 1,4 लिंकेज होती है। ठीक है, और ग्लूकोज, इसके सेलुलोज के एक मॉलिक्यूल में 15,000 तक ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि इसके अंदर बीटा लिंकेज होती है तो इसकी शेप जो है वो इमाइलोज से डिफरेंट होती है। हालांकि इमाइलोज की हमने बात की थी कि जो इमाइलोज है, अच्छा मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ, इतना ज्यादा शोर आ रहा है, आपको आ रहा है शोर? आप तक आ रहा है शोर? अब मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? चलिए ठीक, ठीक हो गया, चलिए फिर इसको कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा, तो हमने जब स्टार्च की बात की थी कि उसमें ब्रांचिंग भी होती है और स्ट्रेट चेन्स भी होती हैं, तो स्ट्रेट चेन्स जो इमाइलोज हैं उसमें और आप सेलुलोज में देखिए तो डिफरेंस ये है कि उसमें अल्फा 1,4 लिंकेज थी। अब सेलुलोज भी, हालांकि इसमें अल्फा 1, इसमें बीटा 1,4 लिंकेज है 1,4 लिंकेज, लेकिन बीटा ग्लूकोज है, तो इस वजह से इसकी ओवरऑल जो शेप होती है वो इमाइलोज से डिफरेंट होती है सेलुलोज की। ठीक है, और ये भी हैं तो ये चेन्स, लेकिन ये क्वाइल नहीं होता वैसा जैसा कि उसमें क्वाइलिंग होती है इमाइलोज में। अब जब क्वाइलिंग नहीं होती तो फिर क्या होता है? होता ये है कि चेन्स आपस में अटैच होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इस वजह से जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दूसरे से अटैच होती है तो बहुत रिजिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, और यही फिर रिजिड स्ट्रक्चर जो है सेल वॉल, ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्लांट को शेप दे रहा होता है, सेल्स को शेप दे रहा होता है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। और जो स्ट्रेंथ और रिजिडिटी होती है प्लांट्स में वो इसी सेल वॉल की वजह से ही होती है, और जो वुड है वो 50% तक इसी सेलुलोज पे कंसिस्ट करती है। और अगर आप कहें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड कौन सा है, तो वो यही सेलुलोज है।
क्योंकि यही सिंगल कंपाउंड ऐसा है जो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑन अर्थ। क्योंकि प्लांट्स के सेल वाल, प्लांट्स में सेल्स में सेल वाल ये बना रहा है, ठीक है। और सेल वाल का 50% तक जो है वो सेलुलोज पे कंसिस्ट करता है। तो इस वजह से ये मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है। और आपको ये भी समझ आ गई होगी कि रिजिडिटी कैसे प्रोवाइड करता है। वो इस तरह से कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और स्ट्रेट चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दूसरे से जुड़ती है। वरना उसमें इमाइलोज में तो ये था ना कि कॉइल कर जाती थी चेन्स, तो इसमें कॉइलिंग नहीं हो रही है, बल्कि एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये अटैच हो रहे हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच हो रहे हैं तो बहुत रिजिड स्ट्रक्चर बन रहा है। और सेल वाल जो है ये रिजिडिटी तो प्रोवाइड कर ही रही है, उसके साथ ये सेल को शेप भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। और फिर ये वही बात कि जब एनिमल्स हैं उनमें इंजाइम्स नहीं होते सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन ये डाइटरी फाइबर इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से फूड जो है वो ट्रैवल करती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा, ठीक है। अब आप ये देखिए ये किस तरह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हुई है सेलुलोज के मॉलिक्यूल में, और किस तरह ये रॉड रिजिड स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। और प्लांट्स जो हैं, अब आप इसकी डिस्क्रिप्शन में देखिए कि प्लांट्स जो हैं वो स्टार्च चेन्स भी बिल्ड करते हैं, ठीक है, जिस तरह सेलुलोज को बिल्ड करते हैं। लेकिन सेलुलोज में बीटा 1,6 लिंकेज की वजह से यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसकी वजह से ये रिजिड स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। और किस तरह से स्ट्रेट चेन्स आपस में कनेक्ट करती हैं, टॉप और बॉटम से ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं, और इस तरह सेलुलोज जो है ये रॉड्स की सूरत में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये आप देखिए सेलुलोज फाइबर्स को देखने के लिए आप देखिए, ठीक है। माइक्रो, ये स्लाइड भी थोड़ी सी ब्लर है लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा, ठीक है। ये चेन सेलुलोज की चेन्स बीटा 1,6 लिंकेज से जो अटैच्ड है, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉलीसेक्राइड है वो है हेमीसेलुलोज। और हेमीसेलुलोज जो है ये भी सेलुलोज से मिलता जुलता ही होता है, लेकिन इसमें जो फर्क होता है वो हम देखते हैं कि हेमीसेलुलोज जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हाई होता है, ठीक है। और ये सेलुलोज से रिजेंबल तो करता है लेकिन उसकी निस्बत ये इजीली सोलबल होता है और इजीली डिकम्पोज भी हो जाता है, जो ये हेमी सेलुलोज है, ठीक है। और इसके अंदर, अब सेलुलोज के अंदर तो सिर्फ ग्लूकोज मोनोमर्स थे ना, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ग्लूकोज मोनोमर्स नहीं होते हैं, बल्कि इसके अंदर ग्लूकोज के साथ साथ हेमिसेलुलोज के अंदर जाइलोज, मेनोज, ग्लेक्टोज, रेमनोज, रेबिनोज, ये सारे इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और हेमिसेलुलोज के अंदर जो है वो ये जो शुगर्स ग्लूकोज के अलावा भी प्रेजेंट है, तो वो मेनली डी पेंटोज शुगर मौजूद होती है, ठीक है। और एल शुगर जो है बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद होती है, ठीक है। और ये जो सारे हमने कहा कि ग्लूकोज के अलावा जाइलोज, मेनोज, रेबिनोज, रेमनोज, ग्लेक्टोज डिफरेंट मोनोमर्स मौजूद हैं। तो इन इन मोनोमर्स में से जो मोस्ट अबंडेंट मोनोमर हेमिसेलुलोज में मौजूद होता है वो जाइलोज है, ठीक है। अच्छा, ये समझ आ गई आपको हेमिसेलुलोज की? चलिए, अच्छा उसके बाद है काइटिन। काइटिन जो पॉलीसेक्राइड है ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है। सेलुलोज की तरह ये भी स्ट्रक्चरल पॉलीमर है। ये क्या स्ट्रक्चर बना रहा है? ये भी सेल वाल का कंपोनेंट है। और किनकी सेल वाल? फंजाई की। और उसके अलावा जो आर्थ्रोपोड्स हैं, क्रस्टेशियंस और इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, इनके एक्सोस्केलेटन का पार्ट है और फंजाई की सेल वॉल का पार्ट है, और ये भी स्ट्रक्चरल पॉलीमर है। और इसके अंदर B14 लिंकेज होती है लेकिन बीटा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, और ये N एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन यूनिट्स पे मुश्तमिल होता है।
जैसे बाकी सेलुलोज जो है वो ग्लूकोज सब यूनिट्स पे मुश्तमिल होता है ना, बीटा ग्लूकोज। तो यहाँ ये किन सब यूनिट्स पे मुश्तमिल होता है, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामिन सब यूनिट्स पे मुश्तमिल होता है, जो काइटिन है, ठीक है। और ये सब यूनिट्स जो है एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामिन, ये किस तरह से अटैच होते हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से अटैच होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है पॉलीसेक्राइड वो है इनोलिन। इनोलिन जो है इसके अंदर भी बीटा 1,2 लिंकेज होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही होगी और बीटा 1,2 होगी, ठीक है। और कौन से इसके अंदर होते हैं सब यूनिट्स, वो होते हैं फ्रुक्टोफ्यूरानोसिस। फ्रुक्टोफ्यूरानोसिस फ्रुक्टोफ्यूरानोसिस जो है वो से अटैच होते हैं, बीटा 1,2 लिंकेज से अटैच होते हैं। और कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनता है वो लीनियर होता है, कोई ब्रांचिंग नहीं होती इस पॉलीमर के अंदर, ठीक है। और ये जो पॉलीमर है ये लो मॉलिक्यूलर वेट पे होता है। अच्छा जी, तो फिर हम इनोलिन की बात कर रहे थे। हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस मैम। हाँ जी, इनोलिन की हम बात कर रहे थे। तो इनोलिन में आप देखिए कि इनोलिन में बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है और ये जो मोनोमर्स हैं ये कौन से होते हैं, फ्रुक्टोफ्यूरानोसिस, ठीक है। और ये पॉलीमर कैसा है, ये ब्रांच नहीं है बल्कि लीनियर पॉलीमर है और इसका मोलेक्युलर वेट कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्टार्च। और जब हम इस पॉलीमर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसकी हाइड्रोलिसिस से फ्रुक्टोज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इसका ये कहाँ कहाँ पे ये इनोलिन हमें मिल सकता है, ये अनियन में होता है, गार्लिक वगैरह में होता है, ठीक है। और इसका अहम यूजेज ये है कि अगर रीनल फंक्शन टेस्ट करना हो और उसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इवेलुएट करना हो तो जो डायग्नोस्टिक एजेंट है उसमें हम ये इनोलिन को यूज़ कर रहे होते हैं। इनोलिन जो है ये डायग्नोस्टिक एजेंट के तौर पे यूज़ हो रहा होता है, ठीक हो गया। मैम दोबारा लास्ट पॉइंट अच्छा, मैं रिपीट कर देती हूँ, एक मिनट। हाँ जी, लास्ट पॉइंट में मैंने ये कहा कि जो इनोलिन है, जिस लास्ट पॉलीसेक्राइड की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर बीटा 1,2 लिंकेज से फ्रुक्टोफ्यूरानोसिस आपस में अटैच्ड होते हैं और इसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं होती, स्टार्च की निस्बत इसका मोलेक्युलर वेट कम होता है। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उससे फ्रुक्टोज हमें ऑब्टेन होते हैं और इसका सोर्स क्या है, अनियन और गार्लिक। और जो लास्ट पॉइंट था वो ये था कि रीनल फंक्शन टेस्ट में
जब हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इवेलुएट करते हैं कि कोई किडनी कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो ग्लोमेरुलर जो हैं ग्लोमेरुलाई हैं वो फिल्ट्रेशन किस तरह से कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन रेट क्या है, तो किडनीज़ में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इवेलुएट करते हुए हम जो डायग्नोस्टिक एजेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो यही इनुलिन है। तो इस तरह से रीनल फंक्शन टेस्ट में डायग्नोस्टिक एजेंट के तौर पे इनुलिन इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है, हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इवेलुएट करने के लिए। वो मैंने बस ख़त्म कर दी मैं बात, अब बस ये स्लाइड थी लास्ट, दिखा दूँ दोबारा से दिखा दूँ? हाँ जी, ये देखिए, ये थी लास्ट स्लाइड। ठीक है, इसके बाद वाली जो स्लाइड है, ये लास्ट पॉइंट क्लियर हो गया आपको? मैम जी बोलिए। मैम अलाउ अगेन सर्टिफिकेट। बस अब ख़त्म हो गई। थैंक यू, जज़ाकिल्लाह, खुश रहिए। बस ये लास्ट अब स्लाइड थी, अब वो वाली जो है उसको आप सेव रखिएगा। हाँ जी, लास्ट। मैम इनुलिन किस तरह यूज़ होता है अभी आप बताओ। मैं आपको यही बता रही थी कि इनुलिन जो है वो जब हम रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं, यानी जब हम किडनीज़ को मेडिकली उसको किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, डायग्नोस्टिक आपने उसकी करनी है, डायग्नोसिस करनी है, तो डायग्नोस्टिक एजेंट भी तो कोई होगा जो किडनीज़ के डिजीज़ में डायग्नोसिस करने के काम आएगा। अब जब किडनीज़ को हमने इवेलुएट करना है तो कैसे इवेलुएट करेंगे? किडनीज़ का काम ये होता है कि वो फिल्ट्रेशन कर रही होती हैं। फिल्ट्रेशन कौन कर रहा होता है? ग्लोमेरुलाई फिल्ट्रेट कर रहे होते हैं। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को जब इवेलुएट किया जाता है तो इनुलिन जो है ये डायग्नोस्टिक एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। हाँ जी, अब क्लियर हुआ? मैं ये बताने लगी थी कि किस तरह यूज़ होती है, मतलब इसका यूज़। मैं वही तो आपको बता रही हूँ कि ये डायग्नोस्टिक एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। डायग्नोस्टिक एजेंट के तौर पे ये इस्तेमाल होता है। जी बोलिए। मैम फ्रुक्टा इसका बता दो, जो ये वर्ड लिखा हुआ है अगेन। ये लिखा हुआ है कि फ्रुक्टोफ्यूरानोसिस जी। मोनोमर्स आपस में बीटा 1-2 लिंकेज से अटैच होते हैं और जब हम इस मॉलिक्यूल की, इस पॉलीसेकेराइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये मोनोमर्स फ्रुक्टोज की सूरत में अलहदा हो जाते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। अच्छा, ये बस लास्ट स्लाइड की वही बात जो हम पहले बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोलिसिस क्या है, वाटर ब्रेकिंग, और इसमें क्या होता है कि जो हम पीछे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमने पढ़ी थी उसे हमने कहा था ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, कि इसमें कंडेंसेशन रिएक्शन में वाटर जो है वो रिलीज़ होता है, जबकि हाइड्रोलिसिस में वाटर को ब्रेक करके हम उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन उसको हम ऐड करते हैं और वाटर मालिक्यूल को हम ग्लाइकोसिडिक बांड जहाँ पे बना होता है उस बांड को ब्रेक करने के लिए ऐड करते हैं। और उसके अलावा ये कि ये हाइड्रोलिसिस जो है ये डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स में होती है। जाहिर है कि आपने दो ग्लूकोज के दरमियान बांड को ब्रेक करना है, ग्लाइकोसिडिक बांड को, तो दो ग्लूकोज होंगे तो वो फिर मोनोसेक्राइड तो होगा नहीं, वो या डाइसेक्राइड होगा या पॉलीसेक्राइड होगा। तो डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बांड जो है उसकी ब्रेक डाउन करने के लिए जो रिएक्शन हो रहा होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं? वाटर ब्रेकिंग होती है, वाटर ब्रेक करके उसके हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन जो हैं ये ऐड किए जाते हैं उस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पे और वो ब्रेक करते हैं। ठीक हो गया? हाँ जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के नोट्स हुए मुकम्मल।